1992 में नेल्लूर जिले की ग्रामीण महिलाओं ने सरकार द्वारा शराब वितरण के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, जो आग की तरह पूरे आंध्र प्रदेश में भड़क उठा, जिसके फलस्वरूप 3 साल बाद आखिरकार 1995 में राज्य सरकार को शराबबंदी की घोषणा करनी पड़ी। खबर। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है। ये कहानी 1992 और 1995 के दौरान घटे इतिहास का एक पन्ना है, जिसमें नेल्लूर जिले के 22 गांवों की महिलाओं की जिंदगी की वास्तविक घटनाओं और अनुभवों को दर्शाया गया है। अरे आज तो कुछ खा ले। कोटम्मा, तुमसे कह रही हूं, दीवारों से नहीं। आपने सुना? मेरा नाम कोटम्मा है। मुझे याद है 1991 की संक्रांति, जो बहुत बुरी बीती। पर आने वाले 4 सालों के अंदर हमारी जिंदगी इतनी बदल जाएगी और जमाने को बदलने की हिम्मत हम में आ जाएगी, उस वक्त मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक भी दाव नहीं लगा। एकदम बेकार गई संक्रांति। दाल बन गई क्या? हाँ, अब तो मछली तल रही हूँ। जला मत देना। हाँ हाँ मालूम है। तू अभी तक लगी है? खाना दे मुझे। खूब कमा कर लाते हो ना, सो पकवान बन रहे तुम्हारे लिए। ऐसे रोज क्यों पी कर आते हो? तू क्या जाने, पूरा दिन गधे की तरह काम। 2 घूंट ना पीऊं तो बदन दुखता है। हाँ छी, गप मारता है। जवान लड़ाती है। छोड़ो ये खेल, क्या बकवास लगा रखी है। बदन दुखता है सो पीता है। हाँ, और हम घर में भी पिसती हैं और खेत में भी, तो हमें तो बाल्टी भर बाल्टी पीनी चाहिए। ओ कोटम्मा, पानी आ गया है, जल्दी कर, नहीं तो 1 बूंद भी नहीं मिलेगा। अरे ये क्या अक्का, 6 रोज तो क्या 60 रोज भी उपवास कर ले, तेरा मर्द पीना बंद करेगा क्या? अरे आकाश भी टूट पड़े तो भी ये आदमी लोग पीना नहीं छोड़ेंगे। खुद क्यों भूखी मरती है? मुझे देख, मैं भी हड़ताल पर हूँ पकाने की, और भूखा मर रहा है वो। अम्मा, आज पानी मैं भरने जाऊँ? अम्मा मैं भी चलूं? ठीक है, जल्दी कर। अक्का एक काम कर, 1-2 दिन रात को पढ़ने मत आ, ठीक तरह से खा पी आराम कर, मैं फिर आऊंगी। आप मानेंगे नहीं, सुब्बम्मा की हालत तो मुझसे भी खराब है। चलो चलो जल्दी करो। अरे जल्दी पैर चलाओ। चलो, जो पहले पहुंचा वो कोयल, जो बाद में वो कौआ। कल ही की बात है, जब वो नहाने बैठी तो उसका मर्द उसकी साड़ी लेकर बेच आया, और वो भी बस शराब के 2 पैकेट के लिए। फिर भी वो है कि हंसकर गुजार रही है। ये है हमारे गांव की गंगा मैया। 2 दिन में 1 बार भी इनके दर्शन हो जाएं, तो समझो हमारे भाग खुल गए। पीने का पानी 2 दिन में 1 बार,
पियक्कड़ों को दिन में 2-2 बार। अपना अपना भाग है। चलो यहाँ रखो। ये कोई और नहीं, रामैया है, मेरे 2 बच्चों का बाप। भाइयों बहनों, आप सबको नमस्कार। ओहो, एक और सरकारी मीटिंग। शोभा बढ़ाने स्वास्थ्य अधिकारी ठीक समय से पहुंच गया। अगर वो 1 घंटा भी देर से आता तो उसे यहाँ सुनने वाला एक भी नहीं मिलता। सब पिए हुए होते, और वो भी जो भाषण दे रहे हैं, हमारे पंचायत के सरपंच। ध्यान से सुनिए, आरोग्य के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, पीने का पानी आप हमेशा उबाल कर ही पीजिए। रोज पानी आता ही कहाँ है, क्या उबाले क्या पिए? सुनो, ये रोज रोज पीना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाँ मालूम है, पंचायत के नल का पानी पीने से न जाने कैसी कैसी बीमारी फैलती है। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब उस पानी से नहीं था, मैं तो दारू की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए खराब है। आरोग्य शरीर आपका। सरकार को हमारे स्वास्थ्य की बड़ी फिक्र है, शायद इसीलिए गांव-गांव में दारू की नदियां बहाई हैं। फिर कहते हैं इसे पियो मत, ये नुकसान करती है। सबके सब पाखंडी हैं। गवर्नमेंट रेशन शॉप। सरकार गांव में राशन की दुकान तो खोलती नहीं, सड़कें बनाती नहीं, पीने का पानी तो पहुंचा पाती नहीं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोल पाती, तो शराब की दुकानें खोलने को किसने कहा? ये दारू एक तरह की देसी शराब है जिसे सरकार खुद बनाकर ठेकेदारों और एजेंटों के जरिए गांव-गांव में भेजती थी। इसे बेचने का हर साल लाइसेंस दिया जाता था। आंध्र प्रदेश में एक के बाद दूसरी सरकार आई और शराब की बिक्री से लगातार सरकारी आमदनी बढ़ती गई। लेकिन 1988 में तेलुगु देशम की सरकार के आने से शराब की आमदनी अचानक बढ़ गई। तेलुगु देशम के नेता एनटी रामा राव ने एक बड़ी ही अजीब शराब नीति बनाई, वरुण वाहिनी, यानी शराब का रथ, जिससे केवल 5 साल में सरकारी आमदनी 3 गुना बढ़ गई। वरुण वाहिनी प्रोग्राम అనేటటువంటిది एक तरह से देखा जाए तो वरुण वाहिनी द्वारा सरकार की कुशलता काफी बढ़ी। पहले ठेकेदारों के ग्रुप हुआ करते थे, यानी सिंडिकेट, जो बिक्री से प्राप्त सारी रकम बचा जाते थे। वरुण वाहिनी के कारण सिंडिकेट टूटे, शराब की बिक्री डिसेंट्रलाइज हो गई और आमदनी का बड़ा हिस्सा सरकारी खजाना भरने लगा। एक और जहां सरकार को इससे लाभ हुआ, दूसरी ओर शराब का व्यापार बड़े पैमाने पर फैल गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि राज्य में 16,000 शराब की दुकानें खुल गईं। सीधी सी बात है, ठेकेदारों को अगर ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा तो उन्हें शराब की बिक्री भी बढ़ानी पड़ेगी और ज्यादा बिक्री के लिए प्रचार भी बढ़ाना होगा। इसलिए व्यापारियों ने ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोल डाली, यानी लोगों के ज्यादा से ज्यादा करीब। इस तरह शराब का पीना भी दिन दूना रात चौगुना हो गया। जहां पहले 10 गांव के बीच एक दुकान होती थी, अब हर गांव में 2 दुकानें खुल गईं। 1990-91 की साल में आंध्र प्रदेश ने शराब की खपत के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर पहुंचने की ख्याति हासिल की। वरुण वाहिनी ने न सिर्फ बहुत बड़ी तादाद में कदम कदम पर दुकानें खोलने के लाइसेंस दिए, बल्कि इन पैकेटों को बाजार में पेश किया। अब आप बड़ी आसानी से शराब खरीद सकते हैं। इसे जेब में रखें, बस में पिएं, बोतल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्लास्टिक के पैकेट में मिलती है। जहां भी संभव हुआ उन्होंने इसे बेचना शुरू कर दिया और इसकी वजह से सरकारी आय 230 करोड़ से लेके 839 करोड़ तक पहुंच गई। ले चम्मा, क्या है? आज जरा पूछ देखो, कुछ काम मिलेगा क्या? नहीं, जमींदार ने अपने सब खेत वेंकैया को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए। ठेकेदार तो जवान मर्दों को ही काम देगा ना। अरे पूछो तो ले चम्मा, घर में ही कोई कामकाज हो तो? त्योहार सिर पर है और घर में फूटी कौड़ी तक नहीं। जरा पूछ के तो देखो। औरतों के लिए कोई काम नहीं, मच्छियों का लदान तुम्हारे बस का नहीं। अगले हफ्ते आना, देखूंगा। वेंकैया अंदर आ।
जहां तक मुझे याद है, धान ही हमारे लिए सब कुछ है। यही हमारी खुराक और यही पकवान। इन हरियाले खेतों में पली बड़ी, बिना इनके गांव गांव ही नहीं लगता। लेकिन आज सब कुछ कितना जल्दी बदल रहा है। जिधर देखो गन्ने के खेत और मछली पालने के तालाब। ये तो हमारी रोजी रोटी छीनने में लगे हैं। आजकल इन खेतों में पैर रखना तक हमें नसीब नहीं, क्योंकि कितनी ही दौड़ धूप करें, हम औरतों को मजदूरी मिलना मुश्किल हो रहा है। सीतम्मा, 1 किलो चावल देना और आधा किलो बैंगन, आधा किलो तेल। अरे ध्यान से, टूटेगा ऐसे। तुम्हें देखना है तो मैं दिखाता हूँ। अच्छी लगती है या सुपर। आधा किलो मिर्च। कुटम्मा तुम्हें पैसे? अरे वो कल दे देंगे। सुबम्मा, उधारी नहीं चलेगी। अरे क्या बात करती हो सीतम्मा, पैसा दे देंगे। त्योहार का टाइम है, जरा सोचो कितनी तंगी है। अम्मा अम्मा, कितनी अच्छी चूड़ियाँ थी ना उस आदमी के पास। बापू मेरे लिए ऐसी चूड़ियाँ लाएंगे, है ना अम्मा? अम्मा अम्मा, मेरे लिए भी लाओ ना। एक खींच के मारूंगी। बापू, मेरे लिए चूड़ियाँ लाओगे? हाँ सच्ची? तो चलो ना, अभी ही दुकान पर चले। बापू, पर बापू दुकान तो इस तरफ है। बापू रुको। बापू बापू। पिछले 5 सालों में घर की माली हालत काफी हद तक बिगड़ती गई। 1992 में कीमतें आसमान छूने लगी थीं और प्राइस इंडेक्स 232 पॉइंट तक पहुंच गया। चावल उधारी पर, वो भी त्योहार के दिन। आज तक ऐसा बुरा वक्त नहीं देखा। राज्य की कांग्रेस सरकार ने 2 रुपए प्रति किलो चावल की स्कीम बंद कर दी। जहां धान होता था, वहां गन्ने की खेती होने से लगभग 4 लाख मजदूरी के दिन कम हो गए, खासकर महिलाओं के लिए। त्योहार के दिन भी पीकर पड़ा है। इतना ही है? हाँ, इतना ही है। त्योहार के दिन भी खीर नहीं? जो कुछ है चुपचाप खा। औरतों के लिए स्थिति काफी बिगड़ने लगी थी। माँ होने के नाते जो किसी भी हालत में घर चलाती हैं, उनके लिए सभी रास्ते अब बंद होने लगे थे। वे अब सिर्फ अपने मर्द की ही आमदनी पर निर्भर हो गई थीं। यही मुख्य कारण है कि इनकी आर्थिक दशा पूरी तरह बिगड़ गई। मैं तो कहता हूँ पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेकिन इन बिगड़ते हुए हालात में कुछ घरबार ऐसे भी थे जिनकी आर्थिक स्थिति काफी फल फूल रही थी। इस धंधे में रोज का रोज नफा है। अगर खेती करो या ठेकेदारी करो तो पैसा कभी कभी हाथ में आता है, मगर इस दारू के धंधे में रोज का रोज पैसा, पैसा ही पैसा। मैं कितना गरीब था, मगर इस धंधे में आने से अब हम सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक हैं। मेरे बेटे PWD के A क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं। हमारे पास बाग हैं और नेलूर में कई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स हैं। राहुल अंकैया गाउड शुरू में एक मामूली ताड़ी खींचने वाला था, लेकिन 15 साल के अंदर वो नेलूर का सबसे बड़ा ठेकेदार बन गया और सारा सम्राट के नाम से मशहूर हो गया, यानी शराब का बादशाह। राज्य की आमदनी करीब 800 करोड़ रुपए थी और ठेकेदारों की कमाई 1000 करोड़ अलग से थी, जिसमें से 25% एक्साइज अफसरों को रिश्वत में चली जाती थी। उसके बगैर धंधा चल ही नहीं सकता था। शराब के धंधे में कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपया लोगों से निचोड़ा गया, चाहे वो सरकारी खजाने में गया हो
या ठेकेदारों की जेब? राहुल अंकैया गाउड के धंधे में करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं। उसके खिलाफ अनेकों अपराधी मामले कोर्ट में सुनवाई के लिए पड़े हैं। गैर कानूनी शराब का धंधा भी कानूनी धंधे से कम नहीं था। 1000 लीटर सरकारी कोटे के सामने ठेकेदार लोग अलग से 1000 लीटर और तैयार कर लेते थे। और जब ये गैर कानूनी ढंग से पैकिंग करके ज्यादा पैसे कमाते थे तो इन्हें ज्यादा आदमी भी रखने पड़ते थे। हकीकत तो ये है कि वे इस तरह बहुत से गुंडे पालते थे जो इलेक्शन के समय काफी काम आते थे। ఇప్పుడైనా ఒక ప్రైవేట్ ఆర్మీ గుండాలు వాడి చేతుల్లో ఉన్నాడంటే जिसके पास ऐसी प्राइवेट फौज हो वो उसे सिर्फ शराब बेचने के लिए ही नहीं बल्कि हर तरह के काम में इस्तेमाल करेगा। शराब के नवाबों द्वारा पाले गए इन गुंडों का नेता लोग इस्तेमाल करते हैं वोट बटोरने के लिए, इलेक्शन रिगिंग के लिए, जनता पर अत्याचार करने के लिए। ये राजनीतिक लोग इन गुंडों का इस्तेमाल करते हैं। आंध्र प्रदेश में शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी होगी जो शराब के पैसे पर ना टिकी हो। इसका मतलब है कि सीधे या उल्टे तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां शराब के धंधे को समर्थन देती थीं। यानी कि सभी शामिल थे, एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस, ठेकेदार और राजनीतिक पार्टियां। और तो और ठेकेदार खुद ही इलेक्शन में खड़े होने लगे। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, हमारे कर्नूल जिले को ही ले लें। विधानसभा में 13 मेंबर हैं, जिनमें से 11 शराब के ठेकेदार हैं। बेनामी तरीके से नहीं, खुल्लम खुल्ला काम करते हैं। ये एमएलए ही ठेकेदार हैं जो खुद शराब के ठेके के लिए बोली लगाते हैं। सुब्बम्मा सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुराती रहती। उसका अंत ऐसा होगा किसने सोचा था? कैसी भयानक मौत। उसकी बेटी चिन्नी कल उसके मामा के पास शहर भेज दी जाएगी। सब इतना अचानक हुआ, अभी भी यकीन नहीं आता। उसे सोचकर ही मन खराब होता है। कल रात सुब्बम्मा का मर्द पीकर आया और अपनी ही बेटी के साथ जबरदस्ती। छी! सुब्बम्मा ने उसे रोका तो डंडे से बेचारी का सिर फोड़ डाला। रात को उनके झगड़ने की आवाज तो सुनी थी मैंने, पर वो तो रोज ही सुनती थी। जब शांति हुई तो मैंने सोचा चलो ठीक हुआ, पर सवेरे यहाँ आई तो चिन्नी अकेली रो रही थी। किस्मत का लिखा है अम्मा। कैसी किस्मत? ये लिखा था कि रोज पीकर उसे पीटे। आज का पाठ है एक औरत की कहानी जो अपनी औलाद खो बैठी अपने शराबी मर्द की वजह से। पाठ का नाम, इस मौत का जिम्मेदार कौन। आधी रात थी, गांव नींद में था। अम्मा आज पढ़ाई का मन नहीं। सुब्बम्मा अब इस क्लास में कभी नहीं आएगी, यकीन ही नहीं होता। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मा। आज चिन्नी के साथ हुआ, कल मेरी लक्ष्मी के साथ हो सकता है, उसके बाद तुम्हारी बेटी। अगर औरत अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है तो फिर और कहाँ जाएगी वो? ఈ ప్రపంచమందలి మీరల యావన్ మంది వినవలే ఈ యొక్క దుర్మార్గములు జాస్తి అయ్యింది ఈ దుర్మార్గాన్ని మాత్రం నాశనం చేసేటందుకు గాను మీరంతా ఎట్లా ఉన్నదంటే ధరణి బాధలు తారాజులు ధరణి బాధలు తారాజులు
ना क्या किया नागराजू ने, औरत का कान काट डाला। मगर क्यों? सब्जी में मिर्च ज्यादा थी। मिर्च कम भी होती तो भी वही करता। जीना तो वैसे ही मुश्किल है और ऊपर से नासपीटी शराब, जिंदगी हराम कर रखी है अम्मा। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? శక్తి పెట్టి గ్రామాల మీద ఈ విధంగా ఉన్నది జనానికి అంత నాశనం చేస్తుంది. ఈ శక్తిని మాత్రం దుర్మార్గులు మాత్రం తగ్గిపోతారు. ధర్మాత్ములుగా ఉండబడేటటువంటి వారు ఏమి ఒట్టులై నిలుస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ మహానుభావుడు కాల జ్ఞానం అందు ఏం చెప్పాడు? जून 1991 में नेलूर जिले के एक छोटे से गांव दुबगुंटा की महिलाओं ने विद्रोह खड़ा कर दिया। हमारे गांव में शराब नहीं, ये नारा लगाते हुए महिलाओं ने गांव में शराब की दुकान बंद कर दी। शुरू में इस घटना पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन 10 महीने बाद हमारे गांव में शराब नहीं का नारा गांव से गांव फैलने लगा। अरे सुनो तो, क्या लिखा है इसमें? महिलाएं जागी, शराब भागी, कावली, महिलाओं की एक जबरदस्त रैली। साईपेटा की महिलाओं ने 1500 महिलाओं को आसपास के गांव से लेकर एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। पैदल और ट्रैक्टरों में शराब के विरोध में नारे लगाते हुए सरकारी ऑफिस पर धावा बोल दिया और वित्त विभाग के अफसर का घेराव किया। अरे जागो तो, बाहर आओ। गांव में शराब नहीं चाहिए साहब, गांव में शराब नहीं चाहिए साहब। पर बात क्या है? इस गांव में शराब की दुकानें अभी बंद करो। मगर मैं क्या करूं? गांव के सरपंच हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि हमारे साथ चलो। बंद करो, बंद करो शराब, बंद करो, शांति, बंद करो शराब। शांति, मेरे हाथ में क्या है? इसमें से एक भी पैकेट कम हुआ तो ठेकेदार को मेरी जेब से भरना पड़ेगा। मेरे भी बच्चे हैं। तुम्हारा घाटा हम भरेंगे, पर बिक्री बंद। बगु बगु मनी मंडन तीरू बुद्धि पालू लागा बिगिने नबूरू अंदर लो अगिया कमये आकाश मंटे मंटलये पुरुरा होरो लेती बोलम सारा कोरू सुकल नेला डाला सुपिंचरंडी जोरू पुरुरा होरो लेती बोलम सारा कोरू। हम काम करके तुम्हारा पेट भरेंगी। तुम हमारे मुंह की रोटी मत छीनो। नहीं चाहिए साहब, गांव में शराब के बाद का बात खोला, गांव में शराब कोना गंडी काटुगा कन्ने टिकी गट्टुला बोट्टु बोट्टुगा बोलिकेन शोकम कट्टु वीर गोट्टि कदलेन लोकम వెల్లువలాగా ఉర్రెనండోయ్ పోరాటమై పొంగనండోయ్ ఊరుర హోరులెత్తి ఒలమ్మ సార పోరు సుకల నేలగార సుబిచరండి జోరు ఓయమ్మ లార కదిరండోయ్ సారా ఈ పేడ వదిచడ। हम जो बता रही हैं वो कोई कहानी नहीं, हकीकत है। रात्रिशाला में हम औरतों ने मिलकर जो हासिल की। हमारा गांव दुबगुंटा है। हमारी ज़िंदगी कितनी कठोर है। हम मिट्टी से सोना उगाती हैं, क्या फ़ायदा? पूरी मेहनत शराब और ताड़ी में चली जाती है। मर्दों के हाथ में पैसा आया नहीं कि उड़ा देते हैं, या फिर घर में जो दिखा बेच आए। दाल, चावल, मिर्च, घी सब कुछ शराब में बह जाता है। हमारी ज़िंदगी दिनों दिन मुश्किल हो रही है। हम औरतें क्या करें? मसके सिंहास की
కలిసెను బతుకు దిక్కులేని వాడు కలిసెను తుదకు మేఘాలలాగా ఉరిమెనండోయ్ తుఫానులాగా తరలినండోయ్ ఊరూర హోరులెత్తి ఒలమ్మ సార పోరు సుకల నేలగాల సుఖించరండి చూరు ఊరూర హోరులెత్తి ఒలమ్మ సార పోరు సుకల నేలగాల సుఖించరండి చూరు ఓయమ్మలాల కదిరెండు ఎట్లా బతకాలా? हम कैसे जिए? हम आपके आगे हाथ जोड़ती हैं। गांव में तुम्हारा जो भी नुकसान होगा उसके लिए हम कलेक्टर को लिखेंगी कि हम पर टैक्स लगा दो, हमारे खेतों, घरों और फसलों पर टैक्स लगा दो। हम तुम्हारा नुकसान भरेंगी, मगर मेहरबानी करके गांव में शराब बेचना बंद करो। మా ఊరికి మాత్రం పాట ఇయ్యొద్దు. साइलेंस साइलेंस। दुकानें बंद करना मेरे बस का नहीं। मेरे पास क्यों आई हो? जाओ अपने मर्दों को सुधारो। तुम अपनी बीवी की सुनते हो क्या? बोलो तभी जाएंगे। बंद करो शराब बंद करो बंद करो शराब बंद करो ओलम्मा सारा पोरू सुकल नेलगाला सुखिंचरंडी चोरू। उदयगिरी तक आंदोलन फैल गया है। गंगुलवाड़ी गांव की औरतों ने वहां की दुकानें तोड़-फोड़ डाली। 10 दिन के अंदर ही उदयगिरी इलाके के 75% गांवों में शराब की बिक्री जबरदस्ती बंद करा दी गई। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हम गोली चलाएंगे, वो बोले। चलाओ गोली, हम सब औरतें मर जाएंगी और हमारे मर्द लोग टैक्स देकर तुम्हारा सरकारी खजाना भरेंगे। चलाओ गोली, हम तैयार हैं। सिर्फ 4 महीने के दौरान आंदोलन नेल्लूर जिले के लगभग 800 गांवों में फैल गया और वहां शराब की सभी दुकानें बंद हो गईं। अच्छा, नेल्लूर में ही इस आंदोलन के भड़कने के क्या कारण हैं? पहला तो साक्षरता अभियान है। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकार करना सही नहीं होगा। साक्षरता की क्लास औरतों के लिए एक मंच बन गई, जहां महिलाओं को पहली बार इकट्ठा होने का मौका मिला और जहां वे अपने मर्दों की और अपने परिवार की समस्याओं की बातें कर सकती थी। इस साक्षरता अभियान का आयोजन खुद जिला सरकार द्वारा किया गया था, जिसमें जन विज्ञान वेदिका नामक स्वैच्छिक संस्था ने सहयोग दिया। लगभग 30,000 साक्षरता केंद्रों में करीब 3 से 4 लाख लोग इकट्ठे होते थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं होती थी। वे अपनी तरह तरह की समस्याओं पर चर्चा करती। साक्षरता अभियान की छोटी से छोटी सफलता का हम प्रचार करते थे। महिलाओं द्वारा दुबगुंटा में दुकान बंद करने का किस्सा पुस्तिकाओं में एक पाठ बन गया और अनेक केंद्रों में महिलाओं तक ये बात पहुंची। दूसरे पाठों की बजाय मैंने दुबगुंटा की कहानी पर सबका ध्यान खींचा। दिन ब दिन महिलाओं में बदलाव आने लगा। उन्होंने कहा कि वो भी हमारी ही तरह गांव की औरतें हैं। अगर वो ऐसा कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? साक्षरता कार्यक्रम ने न सिर्फ लोगों को शिक्षा दी, बल्कि सरकारी अफसरों को भी कुछ न कुछ तो सिखाया ही। इस कार्यक्रम की वजह से सरकारी अफसरों को आम जनता की वास्तविकताओं का पता चला। एक बार एक अफसर से महिलाओं ने कहा, हम कैसे पढ़ें, हम भूखी हैं, भूखे पेट हम क्या सीखें। Apart from making the people read and write, we wanted them to understand. लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने के साथ साथ हम चाहते थे कि वे सवाल उठाएं कि वे गरीब क्यों हैं और इस गरीबी से बाहर निकलने के क्या रास्ते हैं। उदाहरण के लिए हमने उन्हें साफ साफ बताया कि नेल्लूर जिले में सरकार गरीबी दूर करने के बहुत से कार्यक्रमों पर हर साल 15 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन बदले में
गरीब लोग सरकार को 50 करोड़ शराब की बिक्री द्वारा देते हैं। जब हमने इस तरह बताया, जो पहले कभी नहीं बताया था, तो गांव के लोगों में, खासकर महिलाओं में एक तरह का विश्वास पैदा हुआ कि वे सरकार से उसकी पॉलिसी के बारे में सवाल उठा सकते हैं। इस आंदोलन की अनोखी बात यह है कि ये एक ऐसे गठबंधन की वजह से उभर कर आया जो खुद ब खुद ही पैदा हुआ। ये गठबंधन था संवेदनशील अफसरशाही, बीजीबीएस जैसी स्वैच्छिक संस्थाओं और गांव की पीड़ित गरीब महिलाओं का। ऐसा गठबंधन पहले कभी नहीं देखा गया, न देश में न विदेश में। हर साक्षरता केंद्र पर हमने अखबार पहुंचाए, ఈనాడు और दूसरे तेलुगु दैनिक। ఈ వార్తాపత్రికలు ముఖ్యంగా ये अखबार एक गांव में होने वाले संघर्ष की खबर दूसरे गांव तक पहुंचाने का माध्यम बन गए। ఈనాడు अखबार ने गांव में हो रहे संघर्ष की खबरें छापी। अपनी कोशिशों की खबरें अखबार में देखकर गांव वालों को खुशी और गर्व महसूस हुआ, लेकिन उनके दिलों में जो दर्द था वही उनकी असली ताकत थी और वही थी उनके संघर्ष की असली वजह। गांव में शराब की बिक्री बंद हो, ये उनके सुखी जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया था। इस आंदोलन का मूलभूत कारण उनका ये दर्द था। शराब की दुकानें बंद हुए 8 दिन हुए, तब से गांव में एक बूंद भी शराब नहीं। मेरा मर्द परेशान है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, मगर आजकल हमारे घर में वो बात है जिसे शायद मैं खुशी कह सकती हूँ। तुझे लिखना आता है? हाँ, मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। अच्छा, तो तू स्कूल भी जाती है? तीसरी क्लास में हूँ, मुझे पहाड़े भी आते हैं। ये तेरे लिए कौन लाया? बापू पढ़ने दो, परीक्षा में नंबर कम आए तो मास्टर जी डांटेंगे। आज जिला कलेक्टर से मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने भरोसा दिया कि वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि गांव में शराब की दुकानें दोबारा न खुलें। माँ तेरी कहाँ है? मालूम नहीं। बाहर गई है, बस आती ही होगी। तुझे भूख लगी है तो खाना दूं? क्यों नहीं जाएगी? समझती है बहुत बड़ी लीडर बन गई है। उसके बगैर जैसे दुनिया में सूरज ही नहीं निकलेगा। अच्छा, कुछ खा पी कर गई है कि नहीं? नमस्ते अम्मा। कोटम्मा, कंट्रैक्टर शंकर रेड्डी की मेहरबानी से आज तो जलसा ही जलसा। अपने रामैया का पता कर। शंकर रेड्डी का कसम का देना। तेरा बाबू कहाँ है? नहीं है। पर कहाँ गया? मालूम नहीं। आओ 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 साहब, ये लक्ष्मी अंदर जा। आओ बैठी साहब। ये सुन, शंकर रेड्डी साहब तेरे भले की सलाह देने आए हैं। बोलिए साहब, बोलिए। देख कोटम्मा, रामैया मेरा नौकर है, मगर मैंने हमेशा उसे अपने भाई की तरह ही रखा है। ये जानता है। बहुत दिनों से सोच रहा हूं तुम्हारे परिवार के लिए कुछ करूं। टाइम आ गया है। यहां की शराब की बिक्री से हर महीने मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा।
तुम बस इतना करना कि तुम्हारी ये भीड़ मेरे आसपास न फटके। यानी अपने पैरों खुद को लाड़ी मार ले। देख कोटम्मा, ये भीड़ जमा करने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। ऐसे तमाशे 100 साल में एक बार होते हैं और खत्म हो जाते हैं, मगर भूख तो रोज आएगी, वो तो खत्म नहीं होती। सोच लो, किस्मत एक बार ही दरवाजा खटखटाती है। मेहरबानी करके जाएं तो दरवाजा बंद करो। इससे कहो कि खराई लक्ष्मी को नहीं ठुकराते, खुदाफत न बुलाए। तो क्या करती बेवकूफ? साहब जी, साहब जी। चलो लाइन में आओ, चलो। हाँ चलो चलो, आओ आओ, फ्री में दे रहा हूं। क्यों पी तुमने? हाँ, आखिर क्यों पी तुमने? मैंने खुद का पैसा थोड़ा खर्चा है, ये शंकर रेड्डी ने फ्री पिलाई। थू। हाँ हाँ, पिला पिला के बर्बाद करेगा। अगर आज नहीं पीता तो कल से काम नहीं देगा, पैसा भी नहीं। स्वामी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। कुछ मत करो, घर में बैठो, मैं खिलाऊंगी, मगर पीना छोड़ो। ये शंकर रेड्डी आदमी नहीं है, सांप है, सांप। किसी के डर में आके मत पीना। अपने बच्चों के बारे में कुछ तो सोचो। तुम ऐसे ही जीते हो जैसे नाली का सुअर। हरामखोर, ये गली गली घूमना बंद कर तू। पीना छोड़ो तो घूमना बंद करो। पहले तू घूमना बंद कर, समझी? पहले तुम पीना बंद करो। चलो जल्दी करो, फ्री में दे रहा हूं, आओ चलो, लाइन में आओ। औरतों ने दुकानें भले ही बंद कर दी, इनका मुंह बंद करे तो जाने। औरतें ऐसे निकल पड़ी जैसे चींटियों की फौज। शंकर रेड्डी के पास ताकत थी गुंडों की और पुलिस की, और हमारे पास ताकत थी हमारे जिगर की। पुलिस के हाथ में लाठी थी, हमारे हाथ में झाड़ू। उनके पास थे चाकू और डंडे, हमारे पास थी मिर्च की पुड़ियां, जिन्होंने उस वक्त बारूद का काम किया। मगर रात हुई तो हमें डर लगने लगा। उन्होंने पूरे गांव में दफा 144 लगा दी थी। अब हम क्या करें? पुलिस गांव में पहरा दे रही है। हाँ, कैसे मुकाबला कर पाएंगे इनका? कुछ तो करना होगा। अब हमें कौन सहारा देने वाला है? At that time, our जन विज्ञान वेदिका conference that took place at उदयगिरी। उन्हीं दिनों उदयगिरी में जन विज्ञान वेदिका का सम्मेलन हुआ। हमने गांव की महिलाओं को भी निमंत्रण दिया। हमारी उम्मीद थी कि 500-600 महिलाएं आएंगी। वे हजारों की तादाद में आई। कम से कम 2000 महिलाओं ने उदयगिरी के इस सम्मेलन में भाग लिया। इतनी संख्या में गांव की महिलाएं इस सम्मेलन में आई। एक ऐसे सम्मेलन में जहां अध्यापक, डॉक्टर और वकील जैसे अनेक बुद्धिजीवी मौजूद थे। ये सब जन विज्ञान वेदिका के सदस्य हैं। गांव की महिलाएं ट्रैक्टरों में आई, 13 किलोमीटर तक पैदल चलकर आई, और वे जन विज्ञान वेदिका के नेताओं से मिली और पूछा, हमारे गांव में शराब का क्या हुआ? आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं या नहीं? ये एक सीधा सवाल था।
मगर हमारे पास जवाब नहीं था। उस वक्त हमें आंदोलन की गहराई का एहसास नहीं था और उम्मीद नहीं थी कि यह सफल होगा, इसलिए हम हिचकिचा रहे थे और इस बात का भी डर था कि इस आंदोलन का साक्षरता कार्यक्रम पर असर पड़ेगा, शायद बंद ही हो जाए। हम साक्षरता आंदोलन में बड़ी आशाएं लेकर जुड़े थे। हम हिचकिचा रहे थे। हमारी लीडरशिप में कहीं न कहीं कायरता थी, अगर मैं साफ साफ कहूँ तो। बहुत सी औरतों ने हमसे कहा कि जानते हो, जब हम इस मीटिंग से लौटकर अपने गांव जाएंगे तो हमारे मर्द हमें पीटेंगे, मगर हमें इसका डर नहीं है। वैसे भी दारू पीकर तो रोज ही पीटते हैं, सो आज भी वही करेंगे। इसके बावजूद भी हम यहाँ पर आई हैं। ये कोई भावुक अपील नहीं थी, ये सोचा समझा दृढ़ संकल्प था। महिलाओं की इस मजबूत मांग ने साक्षरता संचालकों को याद दिलाया कि वास्तव में साक्षरता अभियान सामाजिक परिवर्तन के लिए शुरू हुआ था, न कि सिर्फ अक्षर ज्ञान के लिए। तब हमारे लिए और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। सोचने और मीटिंग करने का सवाल ही नहीं उठता था। सभी ने दो टूक जवाब दिया, हम तुम्हें सहयोग देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। अगस्त 1992 में जन विज्ञान वेदिका तथा 36 दूसरी संस्थाएं एक साथ मंच पर आईं, जिनमें महिला ग्रुप, ट्रेड यूनियन, छात्र और स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। इन सब ने मिलकर शराब विरोधी संचालन समिति बनाई। राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को टाल नहीं सकीं और इस संघर्ष का साथ देने के लिए उन्होंने कमेटियां बनाईं। इस सामाजिक उथल पुथल को सरकारी गलियारों में भी महसूस किया गया और इससे पैदा हुआ एक मूलभूत विरोधाभास। वास्तव में हमने सोचा ही नहीं था कि इसमें दुविधा खड़ी होने वाली है, क्योंकि संविधान में भी ये लिखा है कि शराबबंदी होनी चाहिए। अनेक सरकारी अफसर और नेता लोग जगह जगह जनता को शराब न पीने के लिए कहते रहते हैं। ये तो एक तरह की दो मुही प्रणाली है। एक तरफ जहां हम उन्हें पीने के लिए मना करते हैं कि ये बुरी चीज है, वहां दूसरी तरफ हम उन्हें पीने के लिए बाकायदा एक व्यवस्था भी दे रहे हैं। एक और तो मेरे पास एक के बाद एक महिला ग्रुप अर्जियां लेकर आ रही थी। उनकी मांग थी कि दुकानें बंद करने में हम उनकी मदद करें। दूसरी ओर सरकारी आमदनी का भी सवाल था। ठेकेदार भी कुछ दावे पेश कर रहे थे कि उन्होंने पूरे साल का किराया भरा है, इसलिए उन्हें माल बेचने के लिए सुरक्षा मिलनी चाहिए या फिर उनके पैसे लौटाए जाएं। वो मुझसे कहते थे कि आपने हमें लाइसेंस दिया है, क्योंकि मैंने ही नीलामी कराई थी और लाइसेंस दिए थे, इसलिए मुझसे ही कहते थे कि अब आप ही कुछ करें कि हम अपना व्यापार चला सकें। कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने दुकानें चलाने के लिए हमसे पुलिस की मदद भी मांगी। सो व्यक्तिगत तौर पर मुझे काफी मानसिक तनाव हुआ। मैं एक अजीब दुविधा में फंस गया था। सरकारी अफसर होने के नाते वे मुश्किल में थे। वे खुलेआम जनता का पक्ष नहीं ले सकते थे, इसीलिए उन्होंने हमें अंदर ही अंदर मदद देने का फैसला किया। अगर पुलिस हम पर हमला करती तो हम उन्हें खबर कर देते और वो उसे गंभीरता से लेते और पुलिस पर रोक लगाते। एक चीज जो मेरे दिमाग में बिल्कुल साफ थी वो ये कि प्रजातंत्र में लोगों को अपनी बात कहने का पूरा हक है और सरकार की भी ये जिम्मेदारी है। इसलिए लोगों को उनकी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देकर मैं वास्तव में कोई गलती नहीं कर रहा था। उस समय हैदराबाद में राज्य सरकार को लगा कि हालात उसके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। 980 करोड़ की आमदनी को गंवाने का खतरा देखकर राज्य सरकार ने जांच कराने का फैसला किया कि इस आंदोलन के पीछे किन लोगों का हाथ है। And the entire police was swung into action. और पूरी पुलिस हरकत में आ गई। वो चारों ओर घूम रही थी। खुफिया पुलिस भी थी। वे सभी की छानबीन करने लगे, सरकारी अफसरों की भी। किसी को नहीं छोड़ा, मगर आखिर में उन्हें इस आंदोलन का कोई लीडर नहीं मिला। लेकिन इस आंदोलन में ऐसे कोई लीडर तो थे नहीं। उन्हें तो गांव की सभी महिलाओं को गिरफ्तार करना पड़ता। 10 को गिरफ्तार करके इस आंदोलन को बंद नहीं किया जा सकता था।
उनके बाद 10 और तैयार हो जाती, इसलिए वे कुछ नहीं कर पाए। And ultimately, what they came to a conclusion that और आखिर में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि इसके पीछे साक्षरता कार्यक्रम की शरारत है। उन्होंने साक्षरता कार्यक्रम की छानबीन की और बड़े मजे की बात ये कि उन्होंने एक शराब विरोधी पाठ को मुजरिम ठहराया। इस बात की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेज दी गई और हमने अखबारों के जरिए सुना कि मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को फटकारा और कहा कि वे ऐसी समाज विरोधी बातें साक्षरता कार्यक्रम में आइंदा न घुसने दें। और राज्य सरकार ने आदेश दिया कि उस पुस्तक के वितरण पर रोक लगा दी जाए जिसमें शराब विरोधी संदेश है। लेकिन दमन इस्तेमाल करना, कहानी में खलनायक को खोजना, बात इससे बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब इनाडू अखबार आए न आए, साक्षरता क्लास लगे न लगे, आंदोलन इन सब बातों से बहुत आगे निकल चुका था। कोई समय था जब दुश्मन हमारी आंखों के सामने था, अब वो रात के अंधेरे में छुप गया है। जैसे कि रावण के एक सिर की जगह 10 सिर निकल आए थे, उसी तरह शराब की एक दुकान बंद होने पर चोरी छिपे सैकड़ों दुकानें खुल गई हैं। ये दुकानें दिखाई तो नहीं देती, मगर गांव की हवा में अभी भी यहाँ वहाँ शराब की बू आती है। हर किसी पर शक है। हमने रातों को भी लगातार सावधान रहने का फैसला कर लिया है। अन्नम्मा, 10 पैकेट होंगे। पैकेट? तौबा, जब से वो दुकान बंद कर गई मैं कोई पैकेट नहीं जानती। क्या अम्मा? कोना कटिंग, कोना कटिंग। कोना कटिंग? नायडू के खेत में मेरा आदमी बेच रहा है, पैसे वही देना और पीना। होशियारी से, उन्होंने तुझे पकड़ लिया तो कल से बंद। जा भाग, भाग। रुको। पता चला वो कहाँ है? हाँ, नायडू के खेत में। चलो चले। चलो। पकड़ो हरामियों को। जाने ना पाए। अम्मा, शराब का पैकेट, जल्दी आओ। बीवी जान, गाड़ी आ रही। ए, सीनू, जाओ ने बुला ला, जल्दी।
లేతే లాలి నల్ల పూసలు कंगल। मेरी माँ, झाड़ियों पेड़ों और गड्ढों में क्या खोजती हो? सुनो, अभी जो गया डब्बों में दूध नहीं था, देसी दारू थी। यकीन नहीं? याद रखो, पिएला कभी झूठ नहीं बोलता। खैर तुम जा, नहीं तो मेरे लिए तो अच्छा ही था। ले लाली नल्ला 20 दिन हो गए हैं। दिन में मजदूरी, रात में चौकीदारी, और अब हमें थकान लगने लगी है। यदावती, यदावती, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? 4 रात चौकीदारी करती रही, कहा आराम कर, सुनी मेरी? कॉन्ट्रैक्टर शंकर रेड्डी का क्या? वो तो खर्राटे ले रहा होगा। और कब तक ऐसा चलाएंगे? रात को जागना और चौकीदारी करना। कब तक खेत के पुतले की तरह खड़ी रहेंगी? मैंने तो कल अखबार में ऐसा भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट शराब की नीलामी करने वाली है। नीलामी यानी क्या? ओ वेंकैया, ओ पुलैया, ओ नरसैया, बिना किसी डर के पूरे साल गांव जाकर शराब बेचो। गवर्नमेंट देती है तुम्हें लाइसेंस। इंत जरूरतुन्ना కూడా యాక్షన్స్ జరపటం ఏమిటి అనేది औरतों को सबसे ज्यादा दुख इस बात का लगा कि इतने विरोध के बावजूद भी सरकार नीलामी पर क्यों तुली हुई है। अगर ये आंदोलन ठंडा पड़ गया तो फिर दोबारा ऐसा आंदोलन शुरू करना मुश्किल होगा। इसीलिए हम सब ने एक रैली निकालने का फैसला किया। మిగతా కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా తిరిగి చెప్పడం ప్రదర్శన పలానా రోజు 11 सितंबर 1992 को महिलाओं की एक विशाल रैली से नेलूर नगर की सड़कें खचाखच भर गईं। आजादी के बाद ऐसा पहली बार देखने में आया। 50,000 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। ओह, इतनी जनता! जिधर देखो जनता ही जनता। गिनने की पड़ी ही किसे थी? जिधर आंखें उठती उधर ही जनता। रैली कहाँ से शुरू, कहाँ खत्म, ये जानना बड़ा मुश्किल था। जब कोई नेता आता है तो कैसा तमाशा करते हैं। भीड़ जमा करने के लिए ट्रक किराए पर लिए जाते हैं। 1000 खर्च करें तब 10 लोग जमा हो पाते हैं, मगर ये ऐसा नहीं था। తప్పక మేము గ్రాలీకి వెళ్తామని చెప్పి ముందు పట్టి నడిచి వచ్చేవాళ్ళు। हम जरूर जाएंगी। ऐसे पक्के इरादे के साथ औरतें पैदल आईं। ड्राइवरों ने जब मना किया तो खुद ट्रैक्टर चलाकर आईं। इनके फोटो भी हैं। గ్రామాల్లో ఫోటోస్ కూడా ఉన్నాయి। అందరం కూడుకుంటే ఇంకా ధైర్యం వచ్చేస్తుంది। అది లెక్క లేకుండా ఒక अगर हम एक हो जाएं तो हम में एक बड़ी शक्ति होगी, एक बेशुमार ताकत जो बड़े से बड़े पहाड़ को हिला दे। इसका एहसास औरतों को रैली में आने से हुआ। वहाँ काफी पुलिस थी मगर हमें डर नहीं था। उस वक्त तो ये आंदोलन हमें बच्चों के खेल की तरह आसान लग रहा था। ఆ రోజు ఇక్కడ ర్యాలీ దగ్గరికి పోకుండా వేలం పాట ఫస్ట్ బిగినింగ్ नीलामी का पहला दिन था और नीलामी बंद कर दी गई। नेल्लूर की महिलाओं की शक्ति देखकर, इतनी भीड़ को देखकर ठेकेदार भाग गए। सब के सब भाग गए। फिर भी कलेक्टर ने नीलामी का दोबारा ऐलान किया। पहले 13 सितंबर, फिर 18, उसके बाद 26। అట్లా 18వ తేదీ, సెప్టెంబర్ 18, తర్వాత సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ। Then what to do? कर भी क्या सकते थे? 2 ही रास्ते थे। एक था जबरदस्ती भीड़ को तितर बितर करके नीलामी करना, जो शायद प्रजातंत्र में कोई अच्छा तरीका नहीं था कि महिलाओं पर डंडे बरसा के नीलामी कराई जाए, और वो भी ऐसी चीज की जिसे जनता नहीं चाहती थी। इसलिए नीलामी की तारीख को आगे बढ़ाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था। 26 सितंबर, जबकि आबकारी का नया साल शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी। नीलामी करने में अभी तक नाकामयाब होने पर सरकार परेशान हो चली थी।
స్టేడియం దగ్గరికి పోయేదానికి మాకు కట్టకట్టాలి ఇక్కడి నుంచి। नीलामी की जगह पर उन्होंने भीड़ को रोकने के लिए बड़े बड़े लट्ठे बांध दिए थे। वो कैसे टूट गए हमें नहीं मालूम, हम तो बस आगे बढ़ते गए। भीड़ में वो शक्ति थी कि लोग पुलिस पर भारी पड़ रहे थे। జనం ఎక్కువైపోయినారు, మహిళలు ఎక్కువైపోయినారు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తక్కువైపోయినారు అన్నమాట। उसी समय सरकार ने कलेक्टर के राजू की हैदराबाद बदली कर दी। जॉइंट कलेक्टर सांब शिवराव ने चार्ज लिया। अब नीलामी का समय एक एक घंटा करके आगे बढ़ाया जा रहा था। महिलाएं बारी बारी शिफ्ट में 24 घंटे विरोध कर रही थीं। ऐसी कोई घड़ी नहीं आई जब नीलामी हॉल के सामने औरतें धरने पर ना बैठी हों। नीलामी का कोई समय तय नहीं था, दिन हो या आधी रात, कभी भी हो सकती थी। जो भी समय या जगह तय की जाती, हम दौड़कर वहां पहुंच जाती और दरवाजे पर रखवाली करती। इस तरह ठेकेदारों को वहां आने से हमने रोका। आखिर के 4 दिनों में नीलामी को 67 बार स्थगित किया गया। And the district collector और जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार को संदेशा भेजा कि नेल्लूर में नीलामी करने का एक ही उपाय है, गोलीबारी। उस समय मुख्यमंत्री जनार्दन रेड्डी थे, जो इसी जिले से हैं। अगर वे इस जिले के लोगों पर फायरिंग करने का फैसला दें तो समझ लो कि उनकी राजनीतिक मौत। सितंबर 30, 1992 नए आबकारी साल की सुबह होते होते आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि नेल्लूर जिले में शराब की नीलामी अनिश्चित समय के लिए स्थगित की जाती है। ऐसा पक्का फैसला सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद हमें ऐसा लगा कि खुदा ने हमारी सुन ली और हंसी खुशी के माहौल में हम घर वापस आए। ऐसे सीटियां बजाईं। वो इतनी खुशी और जोश में थी कि आधी रात में ही अपने गांव को पैदल लौट पड़ी, जैसे उनके दिलों में खुशी का एक तूफान उठ रहा था। इस आंदोलन की ये एक बड़ी जीत जरूर थी, मगर विजयी महिलाएं इस बात से बेखबर थीं कि युद्ध तो अभी बाकी है। नीलामी रोक दी गई थी। ठेकेदारों के पास लाइसेंस नहीं थे। सरकार ने फैसला किया कि वो खुद आबकारी विभाग के अफसरों के जरिए लोगों को शराब बेचेगी। जब सरकार ने खुद ही शराब बेचने का फैसला कर लिया तो मान लो सरकार जनता की नजरों में पूरी तरह गिर गई। अब सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। जनता का असली दुश्मन उसके सामने था। अब ठेकेदारों से लड़ने की जरूरत नहीं रही, अब उसे सरकार से लड़ना था। सरकार उस समय सबसे बड़े ठेकेदार की भूमिका निभा रही थी। सुनो भाइयों, हम आपके पीने के लिए शराब लाए हैं। There is a people's order. जनता का हुक्म था कि शराब न बेची जाए और सरकार का हुक्म था कि शराब बेची जाए। सरकार ने अपने हुक्म पर अमल करना शुरू कर दिया और जनता ने अपने हुक्म पर। अक्का, दुकानदार नहीं, ठेकेदार नहीं, गवर्नमेंट अफसर खुद आए हैं माल रखने के लिए। वो तुम्हारे रामैया से बात कर रहे हैं। कोटम्मा, आओ चलो। नहीं आऊंगी। मेरा आदमी मुझे दगा दे नहीं देखना मुझे।
अरे आओ ना कोटम्मा। नहीं, चल घर चल। उनकी मान ली ना, घर में शराब रखने की जरूर मान ली होगी। जब नशे में होता हूं तो जरूर सही गलत नहीं जानता, लेकिन मैं भी इंसान हूं। यानी जीप लौट गई? उस दिन गांव के लोगों के सामने एक पैकेट खरीदने की भी हिम्मत किसी में नहीं थी। कोई भी सरकारी माल को अपने घर में रखने पर तैयार नहीं हुआ। सिर्फ हमारे ही गांव में नहीं, बल्कि इस इलाके के 28 गांव में से जीप लौटा दी गई। हम सब लोग शराब बंद करेंगे। किसी को भी शराब पीने नहीं देंगे। हमारे गांव में किसी को भी शराब लाने नहीं देंगे। लोगों के इस संकल्प को जिद्दी सरकार ने अगले 2.5 साल तक उल्टे सीधे तरीकों से आजमाया, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। So governments opened up around। So सरकार ने 64 शराब के स्टॉक पॉइंट खोले। इनमें से बहुत सी जगहों के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। ये स्थान बहुत गोपनीय थे। जिन जगहों की लोगों को खबर थी वहां लोग पहुंचे और 24 घंटे धरना किया। आरा कॉन्ट्रैक्टर्स लॉबी तरवाता ठेकेदारों के अलावा और जो लोग खुल्लम खुल्ला इस आंदोलन के खिलाफ थे, वे थे आबकारी विभाग के अफसर। उनके लिए शराब की बिक्री न सिर्फ सरकारी नीति थी, बल्कि उनके व्यक्तिगत फायदे का एक जरिया। 5 रुपए के पैकेट को 6 से 7 रुपए में बेचते और फालतू पैसा अपनी जेब में रखते। ये उनके लिए एक प्राइवेट धंधा हो गया था। అట్లా ఎన్ని ప్యాకెట్లు వాళ్ళు అమ్మగలిగితే అన్ని రూపాయల లాభం వాళ్ళకి వస్తుంది। उसी दौरान नेलूर की महिलाओं से प्रेरणा लेकर राज्य के दूसरे महिला संगठनों ने हैदराबाद में सितंबर 1992 में एक विशाल रैली का आयोजन किया था, जिसमें 25,000 महिलाओं ने भाग लिया, जिनके द्वारा इस आंदोलन का संदेश दूसरे जिलों में फैलने लगा। इस आंदोलन से पहले रेडिकल लेफ्ट ग्रुप ने शराब विरोधी नारा कुछ जिलों में पहले ही छेड़ रखा था, जिसकी वजह से आंदोलन इन जिलों में बड़ी तेजी से फैलता गया। ईनाडू अखबार ने खासकर इस मुद्दे को लगातार अपने पन्नों में जगह दी। एक ओर तो जनता को इस आंदोलन में जुड़ने की प्रेरणा दी, दूसरी ओर संपादकीय लेखों द्वारा सरकार पर दबाव डाला। ग्रामीण महिलाओं का ये संघर्ष मध्यम वर्गीय लोगों में चर्चा का विषय बन गया और हर वर्ग के लोगों का सहयोग मिलता गया। शराबबंदी की लोकप्रिय मांग के बावजूद भी विजय भास्कर रेड्डी की कांग्रेस सरकार इस मामले को टालती रही। आखिरकार चारों ओर के दबाव में घिरकर अप्रैल 1993 में सरकार ने नेलूर जिले में शराबबंदी की घोषणा की। 6 महीने बाद पूरे आंध्र प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दी गई।
It was one of the biggest lies that ये एक सरासर झूठ था। एक तरफ तो सरकार ने लोगों को शराब से मुक्ति दिलाने की बात कही और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर अंग्रेजी शराब का वितरण शुरू किया, यानी IMFL। वास्तविकता तो ये थी कि अंग्रेजी शराब यानी विस्की, बियर, रम, जिन्हें आमतौर पर IMFL कहते हैं, इन पर शराबबंदी की नीति लागू नहीं थी। इसलिए IMFL के नाम का सहारा लेकर सरकार व कॉन्ट्रैक्टरों ने पुरानी शराब में रंग मिलाकर प्लास्टिक पैकेट से निकालकर बोतलों में भरकर सस्ती शराब के रूप में बेचना शुरू कर दिया, अर्थात नई बोतलों में पुरानी शराब। अब गांव में हालत ये हो गई थी कि जहां लोग पहले एक पैकेट का 8 रुपए देते थे, अब एक बोतल का 20 दे रहे थे। शराबबंदी से उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा, असल में उन पर बोझ और ज्यादा बढ़ गया। जिन महिलाओं ने इतना संघर्ष किया था शराब से छुटकारा पाने के लिए, उनके लिए तो ये बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। చేశారో వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా తయారైందంటే పెనం నుంచి పొయ్యిలో పడ్డట్టు అయింది। మాయిదారి సారాయి మాయిదారి సారాయి మన కొంప ముంచింది మామాను తాగబాకురా దినపాడుగాను మామాను తాగమాకురా ఓ ఊరూరు ఉగ్రలై లచ్చగాలి మాతలై ఊరూరు ఉగ్రలై। आप यकीन नहीं करेंगे कि खम्मम जिले में कुछ महिलाओं को 2 दिन तक एक प्रकार के कंसंट्रेशन कैंप में पकड़ कर रखा गया। पुलिस ने उन्हें हुक्म दिया कि या तो शराब पियो नहीं तो पेशाब, और कुछ महिलाओं को तो जबरदस्ती पेशाब पिलाया गया क्योंकि वो शराब के विरोध में थे। पुलिस तंत्र अपने निजी स्वार्थ और मिली भगत की वजह से इस हद तक गिर चुकी थी। అందుకని కొన్ని చోట్ల ఏమైందంటే ప్రజలు అంటే మగవాళ్ళు ఇళ్లలో తాగేవాళ్ళు వాళ్ళు వాలంటరీగా కొంతకాలం బంద్ చేసిన తర్వాత कुछ घरों में लोगों ने शराब पीनी छोड़ दी थी, लेकिन जब सरकार जबरदस्ती बेचने लगी तो जो पीने के आदी हो चुके थे उन्होंने फिर शुरू कर दी। अगर शराब मिलती ही नहीं तो वो पीते ही नहीं, और पूरे राज्य में ऐसी घटनाएं हुई। लोगों के मन में ये बात बैठती जा रही थी कि दरअसल सरकार खुद चाहती है कि हम पिएं। పల్లె పల్లె రగులుతుంది గుండె గుండె మండుతుంది పల్లె పల్లె రగులుతుంది గుండె గుండె మండుతుంది నీ పాటల సాగవింక సర్కారోడా నీ మాటల కట్టి పెట్టు సారాయోడా। एक तरफ जहां सरकार अपनी शराबबंदी का ढोंग रचाने में लगी थी, दूसरी तरफ गांव की महिलाएं उसी नीति के अमल के लिए लड़ रही थीं। महिलाओं ने पुरुषों के सिर मुंडे। चित्तूर, अक्टूबर 24। चित्तूर के गांव में जो लोग शराब पी रहे थे, औरतों ने उन पर धावा बोल दिया और उनके सिर मुंड दिए, फिर गधों पर बिठाकर गांव में घुमाया। ये भेस बदल के कहाँ चली? तारीकोंडा। पता चला है आखिरी बस में चोरी की शराब आ रही है। अब दूसरे गांव का भी भला करने चली। जहाँ शराब वहाँ हम। रुको, तूने कहा था कि मैं पीना बंद कर दूं तो तू घूमना बंद कर देगी। हाँ, मगर वो तब कहा था। अब तुम्हारा छोड़ना काफी नहीं, पूरे गांव के लोगों को छोड़नी पड़ेगी। वंदनमो वंदनमम्मा चिन्नारी చెల్లెమ్మా వందనమో వందనమమ్మ చిన్నారి చెల్లెమ్మా అరే కళాకారుల బలబల బలబల కళాకారుల వందనమమ్మ కన్న తల్లుల వందనమమ్మ కాలి మువ్వల వందనమమ్మ కష్ట జీవుల వందనమమ్మ కష్ట జీవుల వందనమమ్మ కష్ట జీవుల వందనమమ్మ। शराब के प्रति महिलाओं की इस बढ़ती हुई घृणा से राजनीतिक नेताओं की नींद हराम होने लगी थी। वोटों से हाथ धोने के डर से वे सोचने पर मजबूर हो गए थे। इलेक्शन आते ही महिला संगठनों ने एक साथ मिलकर संपूर्ण शराबबंदी की नीति को चुनाव अभियान का मुख्य मुद्दा बना लिया। 94 सितंबर లో अनाउंसमेंट सितंबर 94 में हमने गांधी जयंती के दिन यानी कि 2 अक्टूबर की डेडलाइन रखी।
अगर इस तारीख तक पूर्ण शराबबंदी अमल में नहीं आई तो हम किसी भी राजनीतिक नेता को गांधी जी की मूर्ति को हार नहीं पहनाने देंगे। महिलाओं को पीटा गया, वो भी चुनाव के दौरान। तब गुस्से में भरे एनटी रामाराव मंच पर दौड़े आए और घोषणा की कि अगर उनकी तेलुगु देशम पार्टी चुनाव जीती तो वे 2 मिनट के अंदर अंदर संपूर्ण शराबबंदी लागू कर देंगे। ये वही तेलुगु देशम पार्टी है जिसने बिक्री बढ़ाने के लिए 1982 में शराब के पैकेट निकाले। शराब को बोतल से निकालकर पैकेट में डालने वाला और कोई नहीं, यही एनटी रामाराव है। इन्हीं एनटी रामाराव ने विधानसभा में खुल्लम खुल्ला कहा था कि वरुण वाहिनी शराब की वह नीति है जो सोने के अंडे देगी, इसे जारी रखना चाहिए। तेलुगु देशम पार्टी ने इस आंदोलन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया और फिर से गद्दी हासिल की। जनवरी 1995 में एनटी रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी अभूतपूर्व ढंग से चुनाव जीती और सत्ता में आई। अपना पदभार संभालने के 2 मिनट बाद ही एनटी रामाराव ने आंध्र प्रदेश में संपूर्ण नशाबंदी की घोषणा कर दी। अच्छी लगी? कैसे बताऊं कि क्या फायदे हुए? अगर फायदे नहीं होते तो औरतें अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थोड़ी ना होती। इसमें फायदा देखा तभी तो हम इस आंदोलन में दिलो जान से जुड़ी, यहाँ तक कि कभी कभी तो परिवार की भी परवाह न करते हुए। इस आंदोलन से हमें जो खुशी और आनंद मिला, यही तो इसका सबसे बड़ा फायदा है। अब महिलाएं पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली मानी जाने लगी हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ एक युद्ध जीता है। ऐसी मान्यताओं को जबरदस्त धक्का लगा जो कहती हैं कि महिलाओं की जगह घर की चारदीवारी में ही है। सामाजिक समस्याओं से उन्हें कुछ लेना देना नहीं, जनता के मामलों में उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। औरतें जिन्होंने घर से बाहर कदम तक नहीं रखा था, हजारों की तादाद में बाहर आईं। ऐसा बदलाव आया है कि एक ही जोर में हम 20 साल आगे निकल चुके हैं। आज मर्द लोग कहते हैं कि भाई औरतों का राज हो गया है, घर में मारपीट करें तो तुरंत 10 औरतें आकर सवाल करती हैं। अब महिलाएं एकदम इकट्ठी हो जाती हैं। पहले उनका रवैया था कि हमें क्या, लोग क्या कहेंगे, पर आज वो बात नहीं रही। आज 10 औरतें तुरंत इकट्ठी हो जाती हैं। ప్రతి దగ్గరికి सरपंच దగ్గరికి పోవాలన్నా आज हर काम के लिए औरतें तैयार हैं, चाहे सरपंच के पास अर्जी ले जानी हो, मंडल के ऑफिस जाना हो, बैंक जाना हो, गांव में लाइट नहीं, सभी काम आज महिलाएं ही संभाल रही हैं। అన్ని పనులు చేయించుకుంటా అన్ని చేస్తా ఉన్నాం।
इस शराबबंदी आंदोलन के फलस्वरूप यहाँ बचत अभियान की शुरुआत हुई। सिर्फ एक ही साल के अंदर यहाँ औरतों ने 7 करोड़ रुपए बचाए हैं। इस पर यकीन ही नहीं आता। अगर 7 करोड़ रुपए गरीब से गरीब मजदूरों के हाथ में हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अब सूदखोरों के चंगुल से निकल रहे हैं। अरे फायदे ही फायदे हैं। अब हाथ में पैसा है तो जवान लड़कियों की शादियां हो गई हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बाकी सब तो ठीक है, मगर हमारे गांव में कुछ लोग अभी भी कभी कभार पीते हैं। हमें मालूम है कि गैर कानूनी शराब हमारे राज्य की सीमा से रोज अंदर आ रही है। काफी लोग अब ताड़ी पीने लगे हैं। कोटम्मा, मैं तेरे को ही ढूंढ रही थी। सरपंच के चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन है। चल ना। हम में से कुछ की जिंदगियों में उतना फर्क नहीं आया जितनी हमें उम्मीद थी, लेकिन एक बात हम समझ गई हैं कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, कानून बनते हैं, बदलते हैं। सो नशाबंदी रह भी सकती है, उठ भी सकती है, कौन जाने। तो आज हमारे सामने यही सवाल है कि ऐसा कब तक चलेगा। इस आंदोलन में हमें शायद सवालों के जवाब नहीं मिले, संघर्ष की मंजिल नहीं मिली, मगर मिली है जरूर उम्मीद एक नई शुरुआत की। अम्मा, तुम क्या सरपंच बनोगी? क्यों नहीं।